दोस्तों नमस्कार। सेट नंबर 4 हम लोग कवर करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, ऊष्मा का सीजीएस मात्रक क्या है? ऊष्मा बोले तो हीट। इसका एसआई मात्रक पहले तो आपको याद रखना है कि एसआई मात्रक जूल होता है और सीजीएस मात्रक होता है कैलोरी। जूल और कैलोरी में एक रिलेशन भी है जो आपको ध्यान में रखने हैं। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल, ये आपको याद रखना है। केल्विन जो है ये तापमान का एसआई मात्रक है ना, तापमान का एसआई मात्रक है। अगर हम जूल की बात करें तो जूल जो है कार्य का एसआई मात्रक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है और ऊष्मा का एसआई मात्रक है। ठीक, अर्ग भी अपने आप में एक सीजीएस यूनिट है। ये सीजीएस यूनिट हो जाएगा कार्य का, और आप ऊर्जा का भी बोल सकते हो, कार्य का भी बोल सकते हो, ऊर्जा का भी बोल सकते हो। और 1 जूल बराबर होता है 10⁻⁷ अर्ग के बराबर। आंसर हमारा हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर। किस तापमान पर फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस का पाठ्यांक समान होगा? यानी जो तापमान होगा डिग्री फ़ारेनहाइट में वही तापमान होगा डिग्री सेल्सियस में। ठीक, जो तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट में होगा वही तापमान डिग्री सेल्सियस में होगा। तो वो तापमान क्या होगा? तो जो डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और डिग्री सेल्सियस होता है, इसके बीच में रिलेशन जो है आपको याद होना चाहिए। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 इंटू में डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। अब हमें क्या करना है कि डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस के स्थान पर डिग्री फ़ारेनहाइट डाल सकते हैं या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट के स्थान पर डिग्री सेल्सियस डाल सकते हैं। किसी एक को दूसरे से आप रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पर मैं डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहने देता हूँ और ये 9/5 है। डिग्री सेल्सियस के स्थान पर डिग्री फ़ारेनहाइट हम लोग डाल देते हैं, प्लस यहाँ पर 32 डिग्री हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, 9 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा, प्लस 32 डिग्री हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा -4 डिग्री फ़ारेनहाइट। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो 5 यहाँ 10 हो जाएगा और ये 16 160 डिग्री। 5 दूनी में 10, 5 3 15, 16। ये बराबर हो जाएगा 160 डिग्री। यहाँ से डिग्री फ़ारेनहाइट हम निकालेंगे तो 160 डिग्री बट्टे में -4 हो जाएगा, -40 डिग्री। तो -40 डिग्री, इसका मतलब ये हुआ कि -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है -40 डिग्री सेल्सियस के। ठीक, तो -40 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। ये रिलेशन याद रखिएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री। सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो पहले इस सवाल को आप खुद से बनाइए, देखिए आपका आंसर क्या आता है। सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से, है ना, त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? त्वरित गति का मतलब क्या हुआ? त्वरित गति का मतलब हुआ कि त्वरण है, और त्वरण है का मतलब यह हुआ कि जो वेग है वो नियत नहीं है। वेग नियत नहीं है, क्योंकि अगर वेग नियत हो जाएगा तो त्वरण नहीं रहेगा, त्वरण 0 हो जाएगा, है ना, त्वरण 0 हो जाएगा। वेग नियत नहीं है मतलब वेग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक, तो अगर वेग नियत नहीं है तो हम बोलेंगे जो गति है वो त्वरित है। अब ये जो वेग है ये कब कब नियत नहीं हो सकता है? तो देखो, वेग नियत नहीं होने के 3 तरीके हो सकते हैं कि चाल जो है ये नियत ना हो, यानी चाल लगातार बढ़े या चाल लगातार कम हो। गति की जो दिशा है वो नियत ना हो, गति की दिशा नियत ना हो, यानी कि गति की जो दिशा जो है, चलने की जो दिशा है वो लगातार जो है बदल रही है, तो भी वेग नियत नहीं होगा। तीसरा तरीका क्या है कि चाल और गति की दिशा
चाल और गति की दिशा दोनों नियत ना हो। ठीक, क्योंकि वेग अपने आप में सदिश राशि है। जो वेग है इसके पास क्या है भाई, परिमाण भी है प्लस दिशा भी है, और ये जो परिमाण होता है इसी को हम लोग चाल बोलते हैं। ठीक, तो अगर आप चाहते हो वेग में परिवर्तन तो आप ये कर सकते हो कि चाल में परिवर्तन कर दो तो भी वेग में परिवर्तन हो जाएगा, दिशा में परिवर्तन कर दो तो भी वेग में परिवर्तन हो जाएगा, दोनों में परिवर्तन करो तो भी परिवर्तन हो जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं जिससे वेग में परिवर्तन हो सकता है। अब जो आपको सवाल दिया गया है इसमें देखो वेग में परिवर्तन कैसे हो रहा है, क्योंकि सवाल में आपसे कह तो दिया कि त्वरित गति है मतलब त्वरण है, मतलब वेग नियत नहीं है, तो फिर ये वेग नियत क्यों नहीं है। सवाल में आपसे कहा गया कि सरल रेखीय पथ है, मतलब स्ट्रेट लाइन पर जो है गति हो रही है, स्ट्रेट लाइन पर क्या हो रही है कि गति हो रही है, सरल रेखा पर जो है गति हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दिशा है वो तो नियत है, दिशा तो नियत है। अगर दिशा नियत है इसका मतलब ये हुआ कि वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, चाल में परिवर्तन के कारण हो रहा है। चाल लगातार बढ़ रही होगी या फिर घट रही होगी। ठीक, अब आइए ऑप्शंस को पढ़ते हैं। इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है, बिल्कुल सही, क्योंकि दिशा में परिवर्तन यहां पर नहीं होने वाला है, क्योंकि दिशा जो है नियत है। सीधी रेखा में जो है ये पिंड चल रहा है। इसका वेग सदैव परिवर्तित होता है, ये भी सही है। हमसे क्या पूछा गया भाई, कौन सा सही नहीं है, अच्छा तब ठीक है। यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, सदैव पृथ्वी से दूर जाता है जरूरी थोड़ी ना है, सदैव पृथ्वी से दूर जाता है ये जरूरी थोड़ी ना है। अगर हम किसी वस्तु को मान लो कि लंबवत ऊपर की ओर फेंकते हैं तो दिशा नियत होगी, ऊपर की ओर होगी, लेकिन जो चाल है लगातार घटेगी तो वेग में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी वस्तु को किसी हाइट से छोड़ते हैं तब भी तो वही चीज होता है कि दिशा नियत होती है और चाल लगातार बढ़ती है। तो ये कहना कि यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है जो नहीं है। हम पृथ्वी पर रह करके भी सड़क पर ही क्या करेंगे, हम स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड कम करेंगे तो भी वेग में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये कहना जो है बिल्कुल ही गलत है ना, बिल्कुल ही गलत है। ऐसा नहीं है भाई कि सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, पृथ्वी की ओर भी आ सकता है पिंड, पृथ्वी से दूर भी जा सकता है पिंड, और पृथ्वी पर रह करके भी ऐसा हो सकता है। इस पर सदैव एक बल कार्य करता है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, क्योंकि त्वरण है मतलब फोर्स है ना, त्वरण है इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स है, m × a। देखो मास तो होगा ही, क्योंकि त्वरण है तो फोर्स है, बिना फोर्स का एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं। और वेग में परिवर्तन लाने के लिए आपको चाहे दिशा में परिवर्तन करना हो चाहे चाल में परिवर्तन करना हो, आपको फोर्स जो है लगाना पड़ता है वहां पर। तो हमारा आंसर यहां पर सी हो जाएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये क्वेश्चन था। चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों के वेग किसी भी क्षण समान होंगे, के विभिन्न त्वरण होंगे, दो पिंडों पर समान परिमाण के बल कार्य करेंगे। उसके बाद है दो पिंडों के जड़त्वों में परिवर्तित हो जाएंगे, जड़त्वों में परिवर्तन हो जाएंगे। आई थिंक होना चाहिए था, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक है। देखो मुक्त रूप से गिरना का मतलब क्या होता है, फ्री फॉल बोले तो मुक्त पतन है ना, मुक्त पतन का मतलब यह होता है कि वस्तु जो नीचे गिरती है उस पर केवल एक फोर्स काम करेगा, वो है ग्रेविटी। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो गति यहां पर होती है, यानी जो मोशन यहां पर होता है वो अंडर ग्रेविटी होता है, अंडर ग्रेविटी होता है, मतलब गुरुत्व के अधीन गति, केवल गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा फोर्स के रूप में। जैसे आप किसी वस्तु को किसी हाइट से छोड़ते हैं तो वहां पर पृथ्वी उस वस्तु को नीचे की ओर खींच रही है, गुरुत्वाकर्षण बल है वो, लेकिन सिर्फ एक ही फोर्स थोड़ी ना काम कर रहा है। एयर है भाई, एयर ऊपर की ओर फोर्स भी लगा रही है, जो वायु है वो भी तो ऊपर की ओर फोर्स लगा रही है। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, किसी भी टाइप का कोई दूसरा फोर्स यहां पर काम नहीं करेगा, एकलौता फोर्स काम करेगा कौन, ग्रेविटी। ये हम किसी प्लेनेट के लिए बात कर सकते हैं, किसी सैटेलाइट के लिए बात कर सकते हैं, यूजुअली हम लोग अर्थ के लिए बात करेंगे और मून के लिए बात करेंगे, समझे आप। तो ऐसे तो आप देखेंगे कि अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को हम किसी हाइट से गिराएंगे तो भारी वस्तु जो है पहले गिर जाती है,
हल्की वस्तु बाद में गिरती है। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे चारों तरफ क्या है, वायुमंडल है। अगर आप वायुमंडल को हटा दो, निर्वात कर दो, पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दो, पूरा वायु नाम की चीज ही नहीं है, वहां पर आप अलग अलग द्रव्यमान के वस्तु को आप गिराएंगे ना, तो दोनों वस्तुएं जो है समान समय में जमीन पर आकर के गिरेगी। ये चीज जो है मून पर ट्राई किया जा सकता है। मून पर वायुमंडल नहीं है, हम जानते हैं, मून पर वायुमंडल नहीं है, हम जानते हैं। इसीलिए जब हम मून पर किसी वस्तु को गिराएंगे, अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को हम सेम हाइट से गिराएंगे, अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को हम सेम हाइट से गिराएंगे, तो दोनों ही वस्तुएं जो है समान समय में आकर के चंद्रमा की सतह पर गिरेगी, क्योंकि वस्तु जो है मुक्त पतन में होती है। तो चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों के वेग किसी भी क्षण समान होंगे। बिल्कुल सही है। देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, गुरुत्व के अधीन जो है यहाँ पर वस्तु नीचे की ओर आ रही है, यानी केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही यहाँ पर काम कर रहा है। मतलब यहाँ पर जो त्वरण है वो जी के बराबर है और ये कांस्टेंट हो जाएगा। जी किसका? मून का हम लेंगे। मून की सतह पर जी का मान जो है, पृथ्वी की सतह पर जो जी का मान होता है उसका 1/6 होता है। त्वरण क्या है कि कांस्टेंट है, त्वरण जो है नियत है, त्वरण नियत है। बोल रखा है दोनों का वेग किसी भी क्षण समान होंगे। ये याद रखिएगा, वेग तो लगातार बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि चाल बढ़ेगी, दिशा में तो कोई परिवर्तन नहीं है। यहाँ पर नीचे की ओर दोनों की दोनों वस्तुएं आ रही है, तो वेग जो है, वेग में लगातार परिवर्तन होगा, वेग लगातार बढ़ेगा, वेग लगातार बढ़ेगा। लेकिन किसी भी टाइम हम वेग निकालेंगे तो दोनों का समान ही होगा। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, v = u + at, ये पढ़ा है। अब देखो u तो यहां पर 0 हो जाएगा क्योंकि हम छोड़ रहे हैं वस्तु को, तो v = a के स्थान पर हम लोग g लिखेंगे, g हम डालेंगे मून का और इंटू में t। अब देखो ये जो है ये तो दोनों के लिए समान है, दोनों के पास जो त्वरण है वो तो यही है ना, g के बराबर, जो मून का g है। जिस भी समय पर हम निकालेंगे, चाहे 1 सेकंड पर निकाले, चाहे 2 सेकंड पर निकाले, चाहे 3 सेकंड पर निकाले, जब हम टाइम यहां पर पुट करेंगे तो v का मान जो है दोनों के लिए समान ही आएगा, क्योंकि यहां पर देखो द्रव्यमान है ही नहीं, द्रव्यमान का कोई चक्कर ही नहीं है। तो किसी भी टाइम आप देखेंगे तो दोनों के पास वेग जो है समान ही होगा। लेकिन दोनों के केस में लगातार जैसे जैसे दोनों पिंड जो है नीचे की ओर आएंगे उसका वेग बढ़ेगा। ये दोनों बातें अलग अलग है। किसी भी समय पर दोनों का वेग एक समान होगा, लेकिन जैसे जैसे चंद्रमा की सतह की तरफ जो है दोनों वस्तुएं आएंगी, वेग लगातार बढ़ेगा, है ना, वेग लगातार बढ़ेगा क्योंकि स्पीड जो है लगातार बढ़ती जाएगी। विभिन्न त्वरण होंगे नहीं, त्वरण तो दोनों के पास एक समान होने वाला है, वो है जो चंद्रमा की सतह पर जी का मान है। दोनों पिंडों पर समान परिमाण के बल कार्य करेंगे, दोनों पिंडों पर समान परिमाण के बल कार्य करेंगे। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, नहीं बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है, क्योंकि फोर्स = मास इंटू में एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन तो भाई ठीक है कि दोनों का समान है, लेकिन मास तो अलग अलग है ना, तो फोर्स दोनों पर अलग अलग लगेगा, तो ये गलत है। दोनों के जड़त्व में परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो जड़त्व का लेना देना होता है द्रव्यमान से, जड़त्व का लेना देना होता है द्रव्यमान से, है ना, जड़त्व का लेना देना होता है द्रव्यमान से। तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो जड़त्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा, आंसर हमारा ए हो जाएगा। तो मुक्त पतन का मतलब याद रखिएगा कि सिर्फ एक ही बल काम करता है जब वस्तु गिर रही होती है, वो है गुरुत्वाकर्षण बल, बाकी कोई भी बल वहां पर कार्य नहीं कर रहा होता है। कोई कण त्रिज्या r के वृत्ताकार पथ में गमन कर रहा है, अर्धवृत्त, टाइपिंग मिस्टेक, अर्धवृत्त पूरा करने के पश्चात इसका विस्थापन होगा। तो यहां पर देख लो, मान लीजिए कि ये एक वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या r है। मान लो ये कोई पिंड है जो यहां पर है। अब क्या है कि ये आधा वृत्त पूरा करता है, ठीक, मतलब मान लो कि ये यहां पर जो पिंड है ये चला आता है, तो विस्थापन आपको बताना है। अच्छा, दूरी आप बता सकते हो? दूरी देखो, अगर ये पूरा एक चक्कर लगा लिया जाता, अगर पूरा एक चक्कर लगा लिया जाता तो दूरी हम बोलते हैं 2πr, जो वृत्त की परिधि होती है। लेकिन आधा ही चक्कर लगाया गया है, इसीलिए दूरी जो है इस वाले केस में हम आधा लेंगे इसका, यानी कि πr लेंगे। तो डिस्टेंस तो ये है, बट अपने को क्या चाहिए? डिस्प्लेसमेंट चाहिए, विस्थापन चाहिए। विस्थापन के लिए क्या करेंगे? देखेंगे कि जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है। तो ये प्रारंभिक बिंदु है, ये अंतिम बिंदु है। मान लो ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। बिंदु ए प्रारंभिक बिंदु है या प्रारंभिक स्थिति है, बिंदु बी जो है अंतिम स्थिति है।
दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींच देते हैं और इसकी लंबाई हम मापते हैं। विस्थापन निकालने का यही तरीका है कि प्रारंभिक स्थिति मार्क करो, अंतिम स्थिति मार्क करो, दोनों के बीच स्ट्रेट लाइन खींच दो और उसकी लंबाई बता दो। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये आर है ना, इतना पार्ट वृत्त की त्रिज्या, इतना पार्ट वृत्त की त्रिज्या, आर टोटल 2r। तो 2r जो है विस्थापन हो जाएगा, 2r विस्थापन हो जाएगा। जो डिस्प्लेसमेंट है, जो विस्थापन है वो 2r है। अगर मान लीजिए कि पूरा एक चक्कर लगा लिया जाता तो विस्थापन 0, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु A, अंतिम बिंदु यानी कि प्रारंभिक स्थिति A, अंतिम स्थिति A, दोनों के बीच में डिस्टेंस 0, इसलिए डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। जब कोई पिंड मुक्त रूप से, फिर से आ गया भाई, मुक्त रूप से, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा, इसकी कुल ऊर्जा का क्या होता है, मुक्त रूप से। मुक्त रूप से मतलब आप समझ गए ना कि वस्तु नीचे की ओर गिर रही है, पिंड नीचे की ओर गिर रहा है, उस पर केवल और केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य कर रहा है। अब देखो होता यह है, जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है ना, ये अपना अर्थ है। अगर कोई पिंड ऐसे नीचे की ओर गिर रहा है तो जो उसकी गति होती है, मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले भी कि चाल लगातार बढ़ती है और गतिज ऊर्जा बराबर ये होता है हाफ mv²। जहां ये v है ये चाल है, लगातार चाल बढ़ती है तो हम बोल सकते हैं कि जो गतिज ऊर्जा है वो लगातार बढ़ती है, जो गतिज ऊर्जा है वो लगातार बढ़ती है, वो लगातार बढ़ती है। टकराते समय गतिज ऊर्जा मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद आपने स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, mgh होता है। अब m तो हमारा नियत होता है, g हमारा नियत होता है पृथ्वी के नजदीक, h जो है लगातार यहां पर घटने वाली है, यानी कि जो ऊंचाई है पृथ्वी से ऊंचाई है लगातार जो है घटेगी। जैसे वस्तु जो है पृथ्वी के नजदीक आएगी, जो ऊंचाई वो लगातार घटेगी, तो हम बोल सकते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा है वो लगातार घटने वाली है। अब गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा घटेगी। यहां पर जैसे से वस्तु नीचे की ओर आ रही है, ये स्थितिज ऊर्जा जितने से घटती जाती है, गतिज ऊर्जा उतनी से ही बढ़ती जाती है। तो जो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी में हम लोग बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लगातार गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, स्थितिज ऊर्जा घट रही है। तो जितनी स्थितिज ऊर्जा घटती है ना, उतनी ही गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। मतलब टोटल एनर्जी जो है यहाँ पर नियत ही रहती है। टोटल एनर्जी जो है, कुल ऊर्जा जो है नियत ही रहती है। इसे आप यांत्रिक ऊर्जा भी बोल सकते हो। यांत्रिक ऊर्जा नियत रहती है भाई, जितने से स्थितिज ऊर्जा घट जाती है उतने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो स्थितिज ऊर्जा है वही परिवर्तित हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है गतिज ऊर्जा में, लेकिन कुल ऊर्जा जो है नियत रहती है, कुल ऊर्जा जो है अचर रहती है। सी हमारा राइट आंसर, कुल ऊर्जा जो है अचर रहती है। बढ़ती है कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। घटती है कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा क्यों बढ़ती है, क्योंकि चाल लगातार बढ़ती है। स्थितिज ऊर्जा क्यों घटती है, क्योंकि ऊंचाई लगातार कम हो रही होती है। इसीलिए सतह पर टकराते समय जो गतिज ऊर्जा है वो अधिकतम हो जाएगी और जो स्थितिज ऊर्जा है वो न्यूनतम हो जाएगी, बोल सकते हो कि जीरो हो जाएगी। और जब वस्तु जो है अधिकतम ऊंचाई पर होती है उस समय जो गतिज ऊर्जा होती है वो 0 होती है, लेकिन जो स्थितिज ऊर्जा है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि ऊंचाई जो है मैक्सिमम होती है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। स्वर एक ऐसी ध्वनि है, स्वर को हम लोग हिंदी में टोन बोलते हैं, है ना, टोन। यूजुअली जो आप अपने दैनिक जीवन में आवाजें सुनते हो, है ना, चाहे आप म्यूजिक सुनते हो, उसमें ना कई सारी फ्रीक्वेंसी की आवाजें होती है, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी होती है जो हमें सुनने में अच्छा लगता है ना। मल्टीपल फ्रीक्वेंसी की आवाजें होती है जो हमें सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जो टोन है ना, इस टोन के पास सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है ना, सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है, एक ही आवृत्ति होती है, सिंगल फ्रीक्वेंसी होती है, सिंगल फ्रीक्वेंसी वाली साउंड होती है, जिसमें कई, यहां पर देखो टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, जिसमें कई आवृत्तियां होती है, गलत हो जाएगा। जिसमें एक ही आवृत्ति होती है, जिसमें केवल 2 आवृत्तियां होती हैं, गलत हो जाएगा। जिसमें एकल आवृत्ति होती है, जिसमें केवल एक आवृत्ति होती है, सी हमारा आंसर। पृथ्वी का वायुमंडल जिन विकिरणों द्वारा गर्म होता है वह मुख्यतः है, पृथ्वी का वायुमंडल जिन विकिरणों द्वारा गर्म होता है वह मुख्यतः है सूर्य से आने वाला विकिरण, गलत हो जाएगा। पृथ्वी से वापस होने वाला विकिरण सही हो जाएगा।
बी हमारा आंसर हो जाएगा, पृथ्वी से वापस होने वाला विकिरण। देखिए सन से जो रेडिएशंस हैं, मान लो कि ये अर्थ है और ये मान लीजिए कि वायुमंडल है, तो सन से जो रेडिएशंस आती है वो कुछ जो है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारे वायुमंडल द्वारा, कुछ जो है पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है और उसको पृथ्वी द्वारा जो है अवशोषित कर लिया जाता है, और कुछ जो है टकरा करके ऐसे वायुमंडल से ही अंतरिक्ष में लौट जाती है। तो लगभग 50% जो रेडिएशंस है वो पृथ्वी अवशोषित कर लेती है, लगभग 30% जो है वो अंतरिक्ष में वापस से लौट जाती है, परावर्तित हो जाती है, और लगभग 20% जो है अवशोषित कर लिया जाता है हमारे वायुमंडल द्वारा, हमारे वायुमंडल में जो विभिन्न घटक हैं उनके द्वारा। अब ये जो अवशोषित की गई रेडिएशंस होती है उसको पृथ्वी जो है वापस से एमिट करती है, उत्सर्जित करती है, पृथ्वी जो है उसको वापस से एमिट करती है अवरक्त विकिरण के रूप में, ठीक है, अवरक्त विकिरण के रूप में, और इससे वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि द्वारा, ठीक है, संवहन विधि द्वारा, कन्वेक्शन के द्वारा। तो इसीलिए हमारा आंसर जो है यहां पर बी हो जाएगा। एक प्रकाशिक उपकरण X की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर है, X हो सकता है, फोकस दूरी जो है वो -30 सेंटीमीटर है। अब देखो जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है, भाई किस केस में ऋणात्मक होती है? अवतल दर्पण के केस में, है ना, अवतल दर्पण के केस में और अवतल लेंस के केस में। तो या तो अवतल दर्पण या अवतल लेंस, या तो अवतल लेंस या अवतल दर्पण, बी हमारा आंसर। और अगर पॉजिटिव हो तब उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया कौन सी है? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस ब्रोमीन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक। तो अब देखो H के फॉर्म में तो हाइड्रोजन होता नहीं है, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा, यहां पर भी ये कट जाएगा, H2 के फॉर्म में होता है। तो हम पहले सिंपली लिख लेंगे, हाइड्रोजन हम जानते हैं H2 के फॉर्म में होता है, ब्रोमीन जो है Br2 के फॉर्म में होता है, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है HBr होता है। अब देख लो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है लेकिन यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 ब्रोमीन है, यहाँ पर एक ही ब्रोमीन है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो चुका है। तो H2 प्लस Br2 2HBr, H2 प्लस Br2 2HBr, डी हमारा आंसर। कोयला और पेट्रोलियम के अपने कुछ लाभ और कुछ हानियां हैं। कोयला और पेट्रोलियम से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से 3 संगत हैं, यानी 3 में कुछ समानताएं हैं, एक असंगत है, एक कुछ अलग है, डिफरेंट है, बाकी के 3 से उसी का चयन करना है। इन्हें जलाए जाने पर CO2 उत्पन्न होती है जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, ठीक है, ऐसा तो होता ही है ना, ऐसा तो होता ही है। जो कोयला है और जो पेट्रोलियम है ये दोनों जो है जीवाश्म ईंधन है ना, जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल्स फ्यूल्स हैं, और ये हाइड्रोकार्बन के मिक्सचर्स होते हैं जिसमें कि कार्बन होता है। और जब हम इसको जलाते हैं, जब हम कार्बन को जलाते हैं तो क्या बनेगा भाई? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। लेकिन इस कोयला और पेट्रोलियम में जो है थोड़े बहुत मात्रा में नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है। जब हम इस जीवाश्म ईंधन को ऊर्जा के लिए जलाते हैं, क्योंकि ईंधन है, जलाएंगे इसको हम यहाँ से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, तो ये नाइट्रोजन और सल्फर ये दोनों भी जलते हैं। तो नाइट्रोजन के जलने से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और सल्फर के जलने से जो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ये दोनों भी वायु को प्रदूषित करते हैं। बारिश के पानी के साथ जब ये अभिक्रिया करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो यहाँ से नाइट्रिक एसिड बनता है, और ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये बारिश के पानी के साथ अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। फिर ये दोनों ही जो है बारिश के पानी के साथ जमीन पर गिरते हैं, जिसे हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। और ये जो CO2 है हम जानते हैं कि ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस की मात्रा जब वायुमंडल में बढ़ती है तो उससे जो हमारा पृथ्वी है उसका तापमान जो है ये बढ़ने लगता है,
जिसे हम लोग वैश्विक तापन कहते हैं या फिर वैश्विक उष्मीकरण कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, है ना। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल का मतलब पूरी दुनिया हो गया, वार्मिंग का मतलब गर्म हो रही है। अब ये जो विकल्प ए है इसमें आपको हानि बताया गया है कि कोयला और पेट्रोलियम की जो है, कोयला और पेट्रोलियम के उपयोग की ये एक हानि है। आगे बढ़ते हैं। इनका उपयोग ताप विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है और ये लागत में किफायती होते हैं। तो ये जो है ये फायदा है, कोयला और पेट्रोलियम का जो है फायदा है। ये क्या है, ये फायदा है, समझे आप। इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है बिजली को पैदा करने में, है ना, बिजली को पैदा करने में, और ये सस्ते पड़ते हैं, ठीक है। इन्हें जलाए जाने पर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं जो विषाक्त होते हैं और अम्ल वर्षा का कारण बनते हैं। ये नुकसान है, ये सब क्या है, पोल्यूटेंट है, वायु प्रदूषण करते हैं। तो ये क्या है, नुकसान है। O2 की अपर्याप्त मात्रा की उपस्थिति में, O2 की अपर्याप्त मात्रा की उपस्थिति में जलाए जाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है जो एक विषाक्त गैस है। यहां देखो मैंने बनाया है कार्बन, कार्बन जब जलता है ऑक्सीजन में तब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लेकिन यहां पर ना भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन जो है सप्लाई किया जाता है तब जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब कार्बन डाइऑक्साइड ना बन करके कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यहाँ पर गैस बनेगी, और ये तो जहरीली गैस है। ये जहरीली गैस नहीं है लेकिन ये जहरीली गैस है। तो ये भी क्या है कि नुकसान है। तो फायदा एक है, बाकी तीन में नुकसान है। तो यहाँ पर जो तीन संगत है उस तीन संगत में जो है तीनों में समानता ये है कि नुकसान दिए गए हैं, और असंगत वाले में बस फायदा है। तो एक में फायदा दिया गया है, बाकी तीन में जो है नुकसान दिए गए हैं, हानियां दी गई है ना। कोयला और पेट्रोलियम के यूज के जो है हानियां दी गई है तीन विकल्पों में, एक में बस फायदा दिया गया है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। निम्न तालिका जंतुओं में विभिन्न उपकला ऊतकों और विभिन्न भागों में उनकी स्थिति को दर्शाती है। सही विकल्प की पहचान कीजिए। जो ए है, ए इसमें आपको देखो दिखाया गया है कि जो कोशिकाएं हैं वो ऐसी फ्लैट है, कोशिकाएं जो है ऐसी फ्लैट है। तो ये आपको देखने को मिलता है शल्की उपकला में, ठीक है, शल्की उपकला में, शल्की उपकला में, ठीक। शल्की उपकला कहां पर देखने को मिलेगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है इसी वाली सीरीज में। एंडोथीलियम है ना, रक्तवाहिनी की अंदर वाली जो सबसे परत होती है उसके अंदर से लाइनिंग की गई होती है शल्की उपकला से, एंडोथीलियम, और हमारे फेफड़ों में जो कोशिकाएं होती है उसमें, ठीक। तो रक्तवाहिकाओं का अस्तर यहां पर लिखा हुआ है लाइनिंग। तो ए के साथ 3 जाएगा, देखो ए के साथ 3 इसमें है, ए के साथ 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये विकल्प हमारा कट जाएगा, ये विकल्प हमारा कट जाएगा। उसके बाद आप ये देखो, सीधा आप डी देखो, आप इसमें पहले डी में देखो कोशिकाओं की कई सारी परत है, कोशिकाओं की कई सारी परत है। और मैंने आपको बताया हुआ है कोशिकाओं की जब कई सारी परत हो जाए तो स्ट्रेटिफाइड हो जाता है, मतलब कि अस्तरित जो है उपकला होता है, अस्तरित, कई सारे उनमें अस्तर होंगे, कई सारे लेयर्स होंगे, उसमें कई सारे लेयर्स होंगे। और मेनली जो है प्रोटेक्शन के लिए इसका रोल होता है। जहां पर प्रोटेक्शन चाहिए होता है, जहां पर यांत्रिक सहारा चाहिए होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ चाहिए होता है, वहां पर आपको स्ट्रेटिफाइड जो है एपिथेलियम मिल जाएगा। कई सारे लेयर्स में जो है आपको कोशिकाओं की परत दिखेगी। तो त्वचा हम जानते हैं जो स्किन है भाई, स्किन जो है डायरेक्ट वातावरण के कांटेक्ट में है, तो हमारे त्वचा पर जो है तरह तरह के भाई केमिकल्स भी गिर सकते हैं, लाइटें जो है आकर के टकराती है। तो इन सारी चीजों से बचाने के लिए जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है वो हमारी त्वचा में है। तो डी के साथ 3 जाएगा, डी के साथ 3 नहीं 2 है, डी के साथ 2 जाएगा, यानी कि बी हमारा आंसर हो जाएगा, ए हमारा यहाँ पर कट जाएगा। यहाँ पर देखो तो बी में आपको दिखाया गया है, बी में कोशिकाएं जो है ऐसी लंबी है, लंबी लंबी कोशिकाएं हैं, ये स्किन में है, ठीक है, लंबी लंबी कोशिकाएं हैं। तो ये स्तंभकार एपिथेलियम है, स्तंभकार एपिथेलियम है, लंबी लंबी कोशिकाएं हैं। लेकिन इसमें देखो आपको ना ऊपर में पक्षमाप दिखाया गया है, ऐसे सीलिया दिखाया गया है, ऐसे आपको सीलिया दिखाया गया है। सीलिया जो है लहराती रहती है, सीलिया लहराती रहती है, और ये हमारे श्वास नली में है। जो बलगम बनता है, जो बलगम बनता है, जो नाक से लिक्विड आता है बलगम बनता है, उस बलगम को जो है धक्का मार मार करके हमारे नाक के छेद की तरफ जो बाहर की तरफ है उधर की ओर ये सीलिया भेजती है बलगम को, ठीक है। और जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह है उन सारे को जो है बलगम फंसाता है
है ना, ट्रैप कर लेता है और फिर उस बलगम को धक्का मार मार करके जो है ये सिलिया हमारे नाक के छेद की तरफ बाहर की तरफ फेंकती है। तो ये सिलिएटेड है, स्तंभकार है, लेकिन पक्षमाभी है। देखो स्तंभकार क्यों बोलते हैं, क्योंकि लंबी लंबी कोशिकाएं हैं इसीलिए स्तंभकार बोलते हैं। और हम इसमें क्या कर सकते हैं कि पक्षमाभी लगा सकते हैं, है ना, पक्षमाभी लगा सकते हैं। पक्षमाभी क्यों लगाएंगे भाई, क्योंकि इसमें पक्षमाभ है, सिलिया है। तो सी के साथ जो है यहाँ पर ए जाना चाहिए, 1 जाना चाहिए, सी के साथ 1 इसमें है। उसके बाद है रक्त वाही, सॉरी ये लाल ग्रंथि की वाहिनियां। इसके बारे में भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो कोशिकाएं होती है वो क्यूबॉइडल होती है, सॉरी क्यूब शेप की होती है, घन के आकार की होती है। तो घनाकार उपकला है ये, ठीक, घनाकार उपकला है, घनाकार उपकला। जो ग्रंथियां जो बनती है, ग्रंथियों की जो नली होती है, उन सारे में ये घनाकार उपकला आपको देखने को मिल जाएगा। निम्न में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग नहीं है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है, प्रबल क्षार है, पीएच जो है इसका लगभग 14 होता है, और क्या बोलते हैं इसको, कास्टिक सोडा बोलते हैं, दाहक सोडा बोलते हैं। इसके उपयोग नहीं है। इसका उपयोग साबुन और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कागज के विनिर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। पूछा है कौन उपयोग नहीं है, तो ये 3 नंबर वाला उपयोग नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है, वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। बाकी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है साबुन और डिटर्जेंट बनाने में किया जाता है, सही है। कागज के विनिर्माण में किया जाता है, सही है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के देखो ये सारे उपयोग हैं जो आप याद रखेंगे। धातु से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक बनाने के लिए, कागज बनाने के लिए और कृत्रिम रेशे बनाने के लिए। इन सारे को घोल कर पी जाओ, ये सारे उपयोगों को घोल करके पी जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक अस्थायी धारा आई प्रतिरोध आर वाले किसी उपकरण से होकर प्रवाहित होती है, टी समय में इसके द्वारा उत्पादित ऊष्मा की मात्रा डैश होगी। तो ऊष्मा बराबर फॉर्मूला होता है I²RT, ठीक। I जो है धारा है, R जो है प्रतिरोध है और T जो है समय है। जैसे मान लीजिए कि एक सर्किट है जिसमें ये रजिस्टर है जिसका प्रतिरोध R है, ये एक बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, इससे धारा मान लीजिए कि I प्रवाहित हो रही है। तो जब भी किसी तार से धारा प्रवाहित होती है तो तार थोड़ा बहुत तो गर्म हो ही जाता है ना। क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि तार के पास कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है जो धारा के प्रवाह में रुकावट जो है डालता है, और उससे जो है ऊष्मा उत्सर्जित होती है। कुछ जो विद्युत धारा है वो ऊष्मा के रूप में जो है हास हो जाती है, कुछ विद्युत ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में हास हो जाती है। तो मान लीजिए कि टी समय के लिए अगर धारा प्रवाहित की जा रही है इस सर्किट में, टी समय के लिए, तो कितनी ऊष्मा जो है उत्सर्जित होगी? तो H = I²RT फॉर्मूले से हम लोग बताते हैं। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है? बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। बेकिंग सोडा बोल दो, सोडियम बाइकार्बोनेट बोल दो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल दो। ये सारे के सारे जो रिएक्शंस हैं इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, सबको जो है ध्यान में रखना है। यहां पर देखिए ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण आपको बताया गया है कि कैसे होता है ना। ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, आपको याद होगा हम लोगों ने सवाल किया था, शुष्क बुझे हुए चूने से जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है तब क्या बनता है? यह शुष्क बुझा हुआ चूना है, इससे जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद यहां पर देखो सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है जिसे हम लोग ब्राइन बोलते हैं, है ना। सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन जिसे ब्राइन बोलते हैं। जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है तो 3 उत्पाद जो है यहां पर बनते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल क्षार है। उसके बाद क्लोरीन गैस का उत्सर्जन होता है, हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया। ये जो अभिक्रिया है ये क्या है? क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर क्षार प्रक्रिया है ये, ठीक। तो ये रिएक्शन भी जो है काफी महत्वपूर्ण है। उसके बाद आप यहां पर देखो
सोडियम क्लोराइड है, जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है। इससे बनता है बेकिंग पाउडर, इससे बनता है बेकिंग पाउडर, ठीक है, इससे बनता है बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर है और ये अमोनियम क्लोराइड है। ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है। इसी बेकिंग पाउडर में जब हम टार्टरिक एसिड को मिलाते हैं, यहाँ जो H+ है वो टार्टरिक एसिड से मिला है। टार्टरिक एसिड है तो H+ देगा ही, तो केवल जो यहाँ पर H+ दिखाया गया है। कारण ये है कि जरूरी नहीं है कि हम टार्टरिक एसिड लें, सिट्रिक एसिड भी ले सकते हैं, कोई दूसरा अम्ल भी ले सकते हैं जो कमजोर हो और खाने योग्य हो, तो H+ देगा, इसलिए यहाँ पर H+ दिखाया गया है। तो ये जो है ना, ये बेकिंग पाउडर है। और बेकिंग पाउडर को जब गर्म किया जाता है, देखो बेकिंग पाउडर है, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर नहीं है, बेकिंग पाउडर है, और ना ही बेकिंग सोडा है। ये बेकिंग सोडा है, ये बेकिंग पाउडर है। जब बेकिंग पाउडर को गर्म किया जाता है या फिर उसमें जल मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है रिलीज होती है, जिसके कारण स्पॉन्जी हो जाती है, जो ब्रेड है वो स्पॉन्जी हो जाती है और ब्रेड फूल जाती है। तो बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है। तो ये सारे के सारे रिएक्शंस जो है इंपॉर्टेंट है। अब ये तो मुझे समझाना था, तो मैंने आपको इतना समझाया, इतना टाइम लिया है। बाकी आपसे पूछा गया था बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपको ये पता है। सीधा आप देखते हैं कि बेकिंग सोडा किस में बन रहा है, तो एक ही में बन रहा था, बी में। सीधा बी आंसर मार करके निकल जाते हैं, बी आंसर टिक मारते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे आपको समझाना था, तो मैंने आपको एक एक ऑप्शन जो है समझाया है। यहां पर CuSO4 है, ये है ना, CuSO4 प्लस Mg है, यहां से MgSO4 हो जाएगा, प्लस ये Cu है। बताना है Mg क्या है भाई, अपचायक कर्मक है, विलायक कर्मक है, उत्प्रेरक है, ऑक्सीकारक है। अपचायक कर्मक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये दोनों तो ऐसे काट दो, किसी काम का नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा यौगिक है, आयनिक यौगिक है या फिर सहसंयोजक यौगिक है, तो आप बोलेंगे कि धातु है, अधातु है, तो ये आयनिक यौगिक है। आयन कौन कौन से हैं भाई, तो Cu2+ है और SO4 2- है, ये आपको याद रखना है। ये सल्फेट आयन होता है, SO4 2-। कॉपर में तो कॉपर +1 भी होता है, कॉपर +2 भी होता है, लेकिन यहाँ पर टोटल चार्ज जो है 0 है। इसका मतलब कि सल्फेट पर अगर 2- है तो कॉपर पर 2+ होगा, तभी जाकर के नेट चार्ज 0 आएगा। यहां भी अपने आप में ये आयनिक यौगिक है, यहां भी आयन्स हमको मिलेंगे भाई। कौन कौन से आयन्स हमको मिलेंगे, तो सल्फेट जो आयन होता है वो SO4 2- होता है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए डेफिनेटली यहाँ पर 2+ होगा। और मैग्नीशियम पर जो है हमेशा +2 चार्ज ही होता है। यहाँ पर बेचारा अकेला है, मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर कॉपर जो है बेचारा अकेला है, तो यहाँ पर इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब ये जो ऊपर में चार्ज है, इसको आप ऑक्सीकरण संख्या भी बोल सकते हो, ठीक। तो यहां पर देखो आप, जो मैग्नीशियम है अभिकारक साइड में पहले अकेले था, ऑक्सीकरण संख्या 0। उत्पाद साइड में जब मैग्नीशियम आया तो अब इसके ऊपर चार्ज कितना है, 2+। तो जो इसकी ऑक्सीकरण संख्या है वो पहले से अधिक हो गई है, बढ़ गई है। तो हम बोलेंगे कि इसका हो गया ऑक्सीडेशन। किसका हो गया ऑक्सीडेशन, Mg का। तो Mg क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, अपचायक कहलाता है। जिसका उपचयन होता है अपचायक कहलाता है। अगर हम यहाँ पर कॉपर को देखें यहाँ पर, तो ये पहले 2+ में था, अब यहाँ पर क्या है कि 0 हो चुका है, तो हम बोलेंगे इसका तो हो गया भाई साहब रिडक्शन। अगर इसका हो गया रिडक्शन तो ये कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमसे मैग्नीशियम के बारे में पूछा गया था, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। किस एंजाइम को पाचन प्रक्रिया में अपना कार्य करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति की आवश्यकता होती है? तो हमारे आमाशय में, स्टमक में एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसे कहा जाता है पेप्सिनोजन। क्योंकि यहां पर जन लगा हुआ है एंजाइम में, मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म है, ये इनएक्टिव फॉर्म है। जब यहां से जन हटा दोगे तो ये पेप्सिन हो जाएगा सिंपली। ये एक्टिव फॉर्म है, अब ये काम करेगा। अब इसको पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए या फिर इसको इनएक्टिव से एक्टिव करने के लिए यहां पर जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आवश्यकता पड़ती है। और ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन पर एक्ट करता है ना, प्रोटीन को तोड़ता है। तो डी हमारा आंसर। ये एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये सारे के सारे जो है पैनक्रियाटिक एंजाइम है। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, यानी कि अग्नाशयी एंजाइम है ना। अग्नाशय का हम बोल सकते हैं कि क्या है कि एंजाइम है, अग्नाशय का एंजाइम है। एमाइलेज
हमारे लार में भी होता है, ये पैनक्रियाटिक एमाइलेज हो जाएगा यहाँ पर। ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, लाइपेज जो है लिपिड को तोड़ेगा, फैट को तोड़ेगा, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़ेगा। निम्न में से कौन सा जंतु गर्म खून वाला होता है? गर्म खून वाला होता है। गर्म खून यानी कि समतापी है। कौन है? जो समतापी है, यानी बाहर का तापमान कुछ भी रहे, हमारे शरीर का तापमान एक समान रहेगा। तो गर्म खून वाले प्राणी जो है वो होते हैं आपके स्तनधारी और होते हैं पक्षी। तो यहां पर कबूतर जो है अपने आप में पक्षी है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। जो मछलियां होती है वो असमतापी होती है, यानी कि कोल्ड ब्लडेड होती है। ठंडे खून वाले प्राणी होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मेढक जो कि उभयचर है, ये भी कोल्ड ब्लडेड है। मगरमच्छ जो कि सरीसृप है, रेप्टाइल है, ये भी कोल्ड ब्लडेड है, यानी ये सब असमतापी है। मछलियों के हृदय में डैश कक्ष होते हैं। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो अगर हम बात करते हैं मछलियों की, तो इसके हृदय में 2 कक्ष होते हैं। अगर हम बात करते हैं उभयचर की, अगर हम बात करते हैं रेप्टाइल्स की, तो 3 कक्ष होते हैं। बस एक अपवाद है मगरमच्छ जो है रेप्टाइल है, लेकिन उसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। और उसके बाद बर्ड और उसके बाद मैमल्स, इनके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक, यहां पर क्रोकोडाइल लिख लो। क्रोकोडाइल है तो रेप्टाइल, बस इसके, लेकिन इसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं। तो आंसर हमारा 2 हो जाएगा। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है? आज कुछ ज्यादा ही टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है? देखो, प्लेसेंटा का निर्माण होता है गर्भाशय में, जब एक महिला जो है गर्भवती होती है ना, प्रेग्नेंट होती है। यहां पर देखिए तो ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है महिला के प्रेग्नेंट होने के बाद, है ना, ये प्लेसेंटा। और ये देखो फीटस है, गर्भाशय में जो बच्चा पल रहा है वो है ये प्लेसेंटा। और इस फीटस के बीच ये प्लेसेंटा जो है और ये जो बच्चा है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन बनाने का काम जो है ये अम्बिलिकल कॉर्ड करता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो ये बच्चा है और ये जो प्लेसेंटा है ये आपस में जुड़े होते हैं। जब तक ये बच्चा जन्म नहीं लेगा ना, तब तक जो है इनके फेफड़े काम नहीं करते हैं। फेफड़े जो है इनके फंक्शन तब होंगे जब ये बच्चा जो है जन्म लेगा तब। अब इस बच्चे को मान लो कि ऑक्सीजन चाहिए, तो मां के बॉडी से ऑक्सीजन मिलेगा। ठीक, वो ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? मां के बॉडी से ऑक्सीजन जो है प्लेसेंटा में आएगा, प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए इस बच्चे में आएगा। फिर बच्चे में जो है वर्ज्य पदार्थ भी बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर अन्य जो वर्ज्य पदार्थ हैं, वो इस बच्चे से अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए प्लेसेंटा और उसके बाद जो है मां के बॉडी में। फिर मां जो उस वर्ज्य पदार्थ को त्यागेगी, तो बच्चे से जो वर्ज्य पदार्थ आया हुआ है, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो आए हुए हैं, वो सारे भी निकल जाएंगे। पोषक तत्व है जो इस बच्चे को चाहिए, वो मां के बॉडी से प्लेसेंटा से अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए जो है इस बच्चे में। तो इस प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड की मदद से जो है वर्ज्य पदार्थ जो है बच्चे के शरीर से बाहर जाता है, और जो पोषक तत्व होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, ये बच्चे के शरीर में आता है। तो भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो प्लेसेंटा है ये टेम्परेरी अंतःस्रावी ग्रंथि भी होता है, मतलब कि अस्थायी रूप से जो है अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि भी ये प्लेसेंटा जो है होता है। अस्थायी है मतलब जब तक प्लेसेंटा है तब तक ये अंतःस्रावी ग्रंथि के जैसा बिहेव करेगा। इससे कई सारे हार्मोन्स बनते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन प्लेसेंटा भी फॉर्म करता है। जब तक ये प्लेसेंटा है ना, तब तक ये अंतःस्रावी ग्रंथि के जैसे काम करेगा, है ना। तो प्रोजेस्टेरॉन है ये हार्मोन भी, और एक और हार्मोन यहां से सिक्रीट होता है जैसे कि HCG,
HCG हार्मोन सिक्रीट होता है यहाँ से अंतःस्रावी ग्रंथि प्लेसेंटा से। यही HCG हार्मोन है जब यूरिन में डिटेक्ट होता है तब महिला को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। जैसे कि प्रेगा न्यूज आपने सुना होगा, प्रेगा न्यूज, प्रेगा किट जो आता है जो महिलाएं इस्तेमाल करती है ये चेक करने के लिए कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, तो वो उस प्रेगा न्यूज पर जो है अपने यूरिन के ड्रॉप्स डालती है ना, यूरिन के ड्रॉप्स डालती है। अगर एक महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तब उसके बॉडी में जो है ये HCG हार्मोन सिक्रीट होता है और वो यूरिन में भी आता है क्योंकि इसका लेवल हाई हो जाता है। और वो जो प्रेगा न्यूज किट होता है वो इस HCG हार्मोन को ही डिटेक्ट करता है। अगर ये HCG हार्मोन डिटेक्ट हो गया मतलब महिला प्रेग्नेंट है, अगर नहीं है, नहीं डिटेक्ट हुआ मतलब प्रेग्नेंट नहीं है। ठीक, तो यह HCG हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक, इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, केवल HCG आप याद रखें तो भी चलेगा। कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? ये सारे के सारे पादप ऊतक हैं। तो जो स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा के जो सेल्स होते हैं उनके जो सेल वॉल होते हैं उनमें ना लिग्निन डिपॉजिट होता है, उनमें लिग्निन डिपॉजिट होता है जिसके कारण जो इनके सेल्स होते हैं वो डेड भी कर जाते हैं, मर भी जाते हैं और सेल वॉल जो है काफ़ी मजबूत होती है। जो नारियल की रस्सी आप देखते हो ये नारियल के हस्क से बनाया जाता है और ये जो नारियल के हस्क होते हैं, ये जो रेशेदार छिलके होते हैं ये बने होते हैं किससे? इसी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से। तो लिग्निन डिपॉजिट होता है इसके सेल वॉल में जिसके कारण ये जो है इतना मजबूत होता है और नारियल की रस्सी आप जानते हैं कि बहुत मजबूत होती है। जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं इनके सेल्स जो होते हैं, जो पैरेन्काइमा टिश्यू है इनके सेल्स लिविंग होते हैं, सजीव होते हैं। फूड स्टोरेज जो है मेन इनका फंक्शन होता है, फूड स्टोरेज जो है इनका मेन फंक्शन होता है। कोलेनकाइमा जो है इनके सेल्स भी लिविंग होते हैं और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, लचीलापन जो है पादप में देते हैं, लचीलापन। जैसे आपने देखा होगा खास करके यंग प्लांट में जो टहनियां होती है काफी जो है लचीली होती है, वो टूटती नहीं है, लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है बट वो टूटती नहीं है। तो वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन जो है वो लाने का काम जो है ये कोलेनकाइमा करता है। और जाइलम जो है इसका मेन फंक्शन क्या है? वाटर प्लस मिनरल, जल और खनिज का ट्रांसपोर्टेशन जो है ये जाइलम का फंक्शन है। वाटर प्लस मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है ये जाइलम करता है। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है। तो मधुमक्खी के डंक में या फिर चींटी के डंक में आपसे पूछ दिया जाए कौन सा अम्ल होता है, तो मेथनोइक अम्ल होता है। मेथनोइक अम्ल जो है IUPAC नाम है, इसका जो साधारण नाम होता है वो फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। तो इस अम्ल के कारण जो है जलन होता है, दर्द होता है। तो मधुमक्खी के डंक में, चींटी के डंक में, ठीक, मधुमक्खी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में या फिर आ जाए चींटी के डंक में एक प्लांट होता है, पादप होता है जिसे बिच्छू बूटी कहा जाता है। ठीक है, बिच्छू बूटी है ना, इंग्लिश में बोलते हैं नेटल प्लांट, नेटल प्लांट। इसके डंक में भी यही अम्ल होता है। तो मधुमक्खी का डंक हो, चींटी का डंक हो, बिच्छू बूटी का डंक हो, ठीक है, बिच्छू बूटी का डंक हो, नेटल प्लांट का डंक हो, स्टिंग हो, उसमें भी यही अम्ल पाया जाता है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जो है किसका इस्तेमाल करेंगे? एक क्षार का इस्तेमाल करेंगे, बेस का इस्तेमाल करेंगे। तो नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल होता है, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि क्षार की प्रकृति का होता है। बेकिंग सोडा हमारा आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल जो है एंटासिड बनाने में भी किया जाता है, प्रति अम्ल बनाने में भी किया जाता है, जो एक्सेस एसिड को कम करता है, न्यूट्रलाइज करता है। सिरका में जो है एथनोइक एसिड होता है, सिरका में एथनोइक एसिड होता है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन, नर जनन कोशिका हम लोग किसको बोलते हैं? स्पर्म को बोलते हैं, शुक्राणु को बोलते हैं। और ये शुक्राणु जो है बनता है किसमें? वृषण में बनता है ना, वृषण में बनता है। और ये जो वृषण है ये किसमें होता है? वृषण कोश में होता है। इसी को यहां पर अंडकोश लिखा गया है, इसी को यहां पर अंडकोश लिखा गया है, स्क्रॉटम बोलते हैं
इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं टेस्टिस, ठीक। और यह है शुक्राणु। तो हमारा आंसर जो है यहां पर वृषण हो जाएगा। डैश कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उनमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकती है। कॉर्क सेल के सेल वॉल में जो है सुबेरिन होता है, ये सवाल तो ऑलरेडी आ चुका है, डी हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। सुबेरिन होता है, सुबेरिन जो है ये अपने आप में लिपिड है। काइटिन जो है ये कार्बोहाइड्रेट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है, और ये आपको मिल जाएगा फंगल सेल वॉल में, फंगल सेल वॉल में, यानी जो कवक होता है, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन से बनी होती है। और क्यूटीन आप लोगों ने देखा कि जो बाह्य त्वचा होती है, जो बाह्य त्वचा होती है, तना की जो बाह्य त्वचा होती है, या फिर हम पत्ती की बात करते हैं, जो बाह्य त्वचा होती है उसके ऊपर जो है क्यूटिकल होती है ना, क्यूटिकल होती है, जो कि क्यूटीन की ही परत होती है, जो कि क्यूटीन की ही परत होती है। डी हमारा आंसर। जब सोडियम सल्फाइड तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो दुर्गंध युक्त गैस उत्पन्न होती है। यह दुर्गंध युक्त गैस डैश है। सोडियम सल्फाइड का फॉर्मूला क्या होता है? Na2S। ये सोडियम सल्फाइड है, इसकी अभिक्रिया होती है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, यानी कि HCl से। तो क्या लगता है यहां पर कौन सा उत्पाद बनना चाहिए? यहां से मिलेगा आपको सोडियम प्लस सल्फाइड आयन, सोडियम आयन सल्फाइड आयन। ये HCl है तो टूट जाएगा, H प्लस देगा Cl माइनस में, है ना। इनके साथ अभिक्रिया हो जाएगा और इनके साथ अभिक्रिया हो जाएगा, इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा ना, कैटायन एनायन के बीच में, यहाँ पर कैटायन एनायन के बीच में। तो यहाँ पर हमें बनता हुआ दिख रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस सोडियम क्लोराइड। और इसके बारे में मैंने आपको बताया था पिछले वाले ही वीडियो में कि ये टॉक्सिक गैस है ना, टॉक्सिक गैस है, जहरीली गैस है, और ये जो है ज्वलनशील गैस है, ये ज्वलनशील गैस है, दहनशील गैस है, और सड़े हुए अंडे जैसी गंध होती है ना, सड़े अंडे जैसी गंध होती है, सड़े अंडे जैसी गंध होती है। रोटेन एग लाइक स्मेल होता है इसमें। बी हमारा आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन के बारे में आप याद रख सकते हो कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है, पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। या फिर पूछते पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।